हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। अगर हम कोई करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिस रेट पे एक्सचेंज करते हैं वो होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर हम डॉलर एंड रुपीस का एग्जांपल लें, एक एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डॉलर में ही डील करते हैं। हम अगर जापान से डील कर रहे हैं तो हमें उसकी करेंसी में डील करना पड़ेगा, बांग्लादेश से या जर्मनी से, ठीक है, सबकी अलग अलग करेंसी होती है, तो उसका एक रेट फिक्स होता है, उससे हमें एक्सचेंज करना पड़ता है अगर वहां की हमें कोई गुड्स खरीदनी है। जैसे अगर हमें $1 चाहिए तो हमें उसके लिए 70 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी जो रेट है वो $1 इक्वल टू 70 रुपीज है। अगर और जो हमारे यूएस वाले हैं वो $1 में 70 रुपये को खरीद सकते हैं, ठीक है, या इसको 1/70 कर लो, तो $1 खरीदने के लिए उन्हें 1/70 जो वैल्यू आएगी उतने डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी डॉलर की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू रुपीज। अब देखो हमारे दो केस होंगे इसमें, ये जो रेट है ऊपर नीचे होगा तो हमारे दो केस निकलेंगे। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? हमारी करेंसी की वैल्यू में कमी आना, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है कंपेयर टू अदर करेंसी। अब यहाँ पे हम डॉलर की बात कर रहे हैं, तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू देखो हो गई 70 रुपीज, 72। पहले $1 का 70 रुपीज थे, उसके बाद $1 हो गए 72 रुपीज। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपए पे करने पड़ रहे थे, बट अब हमें $1 को खरीदने के लिए 72 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा पे करना पड़ेगा अब हमें। तो इससे क्या पता चलता है? हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में, वो देख लेते हैं हम। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो गुड्स है वो चीपर हो गया। किसके लिए? डॉलर की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए। तो क्या करेगा, यहां से गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। देख लो, $1 में पहले 70 मिल रहा था, अब 72 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारे जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाएंगे। कैसे? अमेरिकन वाले अगर यहाँ से हमारे इंडिया से खरीदेंगे तो उनके लिए क्या है? इंपोर्ट, और हमारे लिए क्या है? एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी हमारी डेप्रिसिएशन हो जाता है तो हमारी जो गुड्स हैं वो सस्ती हो जाती हैं, जिससे कि अमेरिकन जो अमेरिका होगा वो यहाँ से प्रीफर करेगा खरीदना, यहाँ से प्रीफर करेगा तो उसके लिए इंपोर्ट है और हमारे लिए एक्सपोर्ट। सेम अब देख लो करेंसी एप्रिसिएशन, इसमें क्या होता है, हमारा $1 72 रुपीज है पहले, और वो हो गया $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज। अब इसमें देखो, पहले हमें $1 के लिए 72 रुपीज देने पड़ रहे थे, बट अब हमें 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा अमेरिकन गुड्स हैं वो इंडिया के लिए सस्ते हो जाते हैं। पहले देखो हमें 72 रुपये पे करने पड़ रहे थे $1 को खरीदने के लिए, बट अब हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो क्या हो गया, अमेरिका के जो गुड्स हैं हमारे लिए सस्ते हो गए। तो इस केस में क्या होता है, अमेरिका के गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो अब लोग इंडियंस वहां से खरीदना पसंद करेंगे, तो इससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, करेंसी एप्रिसिएशन में हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आती है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारी 3 तरह की रेट हो सकती हैं। ठीक है, पहली है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें जो हमारी फिक्स्ड से आपको पता चल गया होगा जो हमारी रेट है वो फिक्स्ड रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। इसको फिक्स्ड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। इसको पैगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पैग क्या है, जो हम सिस्टम जिसमें हम अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं पैग करना। रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसमें देखो, अगर हमें हमारी एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रखना है तो हमारे पास रिजर्व होना चाहिए फॉरेन करेंसी का। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर रहता है।
ठीक है, अगर हमारी रेट बढ़ रही है तब हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देगी, या घट रही है तो इंटरफेयर कर देगी। वो है जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मान लिया हम 70 रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इसी पे रहेगी। अगर बढ़ती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देगी। अब जैसे देखो मान लो $1 इक्वल टू $72 हो गए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हमारी करेंसी क्या होगी, वीक हो गई, तो क्या करेगी, फॉरेन करेंसी को बाय कर लेगी। अगर हमारी करेंसी ये डॉलर हो गई $68 पे, तो क्या हो गई, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो फॉरेन करेंसी को सेल कर देगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्सचेंज रेट होती है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन की जाती है। मार्केट फोर्सेस कौन से हैं, फॉरेन करेंसी की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है। ठीक है, अब उसमें कोई भी ऑफिशियल्स नहीं होते, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है इसमें, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, जो हमारी डिमांड होती है और सप्लाई होती है उससे डिटरमाइन की जाती है हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब जैसे देखो हमारी ये है 70 रुपए पे है, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, हमारी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेम इसके अपोजिट ये होगी हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसको कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं इसके, और इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम लिखना भूल गया मैं। मैनेज, इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का ये मिक्सचर है। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग में क्या होगा, गवर्नमेंट मान के चलती है कि हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम फिक्स्ड भी रखेंगे। कैसे, मान लो $1 है हमारा 70 रुपीज, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसको 72 रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे और 68 रुपीज से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर इससे नीचे जाता है तो हम इंटरफेयर कर देंगे, और अगर इससे ऊपर जाता है तो हम इंटरफेयर कर देंगे। हमें सिर्फ यही रखना है, इसके बीच में एक रेंज फिक्स कर देते हैं कि हम उसके बीच में रखेंगे अपनी एक्सटेंडेड सिस्टम को, उससे ऊपर न नीचे रखेंगे। तो वो होता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसको कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड कब कब क्रिएट होगी, मतलब हम क्या करें कि डॉलर की जो डिमांड है वो कब कब होगी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम अमेरिका से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी किसमें, डॉलर में, क्योंकि वहां पर रुपीज तो चलेगा नहीं, तो हमें डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब हमें रुपीज को एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर में। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से हमारी डॉलर की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, टूरिज्म इन फॉरेन, टूरिज्म, अगर लोग वहां पे जा रहे हैं घूमने फिरने, ठीक है, टूरिज्म, तो क्या करेंगे उनको वहां पे पेमेंट तो करनी पड़ेगी। किस चीज में पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर में। जैसे वो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, वहां की टिकट का, खाना पीना, इन सब की पेमेंट उन्हें डॉलर में करनी पड़ेगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे रुपीज नहीं चलेंगे। यूनिटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड, अब यूनिटरल ट्रांसफर, कुछ पैसा अगर हमें ट्रांसफर करना है बाहर तो रुपीज में वो नहीं चलेगा, हमें डॉलर की मांग करनी पड़ेगी, डॉलर की डिमांड होगी, हमें रुपीज को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। परचेस ऑफ असेट्स इन फॉरेन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भाई अमेरिका में मकान हो, अमेरिका में, या कोई हम कोई नई फर्म खोलना चाहते हैं, वहाँ पे कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी, तो जिससे कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। स्पेकुलेशन क्या है, सट्टेबाजी। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारी रेट है वो फॉल हो गई, 70 से 68 पे आ गई, अब लोग डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो ये सोच के रखेंगे कि आगे जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, $1 इक्वल टू 70 या 72 हो जाएगी, तो हम इसे वापस बेच देंगे। तो यहां से डॉलर की डिमांड बढ़ती है जब हमारी रेट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन कब होंगे, ये सारे केसेस जब हमारी रेट कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देख लो, ये मेरा डिमांड है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर रेट इंक्रीज करती है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर रेट डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ये है हमारा
फॉरेन एक्सचेंज का रेट और उसकी डिमांड। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें देखते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा, हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तब हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। ये कब होता है, जब हमारी गुड्स चीपर हो जाती हैं, तो हमारा अमेरिका यहाँ से गुड्स को परचेज करेगा, तो हमारे लिए, उसके लिए इंपोर्ट है, हमारे लिए एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, उन्हें पेमेंट रुपीस में करनी पड़ेगी, तो उन्हें डॉलर देना पड़ेगा और रुपीस को लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तब भी डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि पेमेंट हमारे पास किस में आएगी, डॉलर में आएगी, या कह लो एक्सचेंज कराना पड़ेगा उन्हें रुपीस में पेमेंट करने के लिए। यूनिटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई यूनिटरल ट्रांसफर आता है हमारा। ठीक है, कोई अगर बाहर से यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करता है। स्पेकुलेशंस, अगर लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं इंडियन करेंसी पे, ठीक है, वो सोचते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू अभी कम हो गई तो अभी हम इसे खरीद लेते हैं, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसे बेच देंगे, तब हमारी सप्लाई बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की। तो देखो, जब हमारी रेट इंक्रीज करेगी डिमांड भी इंक्रीज करेगी, और अगर रेट फॉल करेगी तो हमारी डिमांड भी फॉल करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो रेट है $1 इक्वल्स टू 70 से, मान लो ये हमारी चल रही है, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब ये 74 या 72 हो जाएगी। इससे क्या हो गया, हमारा डॉलर एप्रिशिएट हो गया, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो अमेरिकन यहाँ से गुड्स परचेज करेंगे तो डॉलर यहीं पे आएगा, क्योंकि जितने भी परचेज एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो पेमेंट कहाँ होगी, यहीं पे होगी, या एक्सचेंज होगा उनकी करेंसी, जिससे कि डॉलर की सप्लाई इंडिया में बढ़ेगी। ठीक है, और ये देख लो, अगर रेट बढ़ती है तो ये सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज की जहाँ पे डीलिंग होती है, जहाँ पे भी हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है, उसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे हमारी कोई भी फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, वो होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे हमारी आरबीआई भी फॉरेन एक्सचेंज करती है, मतलब करेंसी को बेचती खरीदती है या करेंसी को चेंज करती है। हमारी कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जाके अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं डॉलर में। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन। पहला तो ये परचेजिंग पावर प्रोवाइड कराता है कंट्रीज टू कंट्रीज। ठीक है, मान लो अगर मुझे जापान में या अमेरिका में खरीदना है तो फॉरेन एक्सचेंज वो पूरी करता है हमारी डिजायर को। ठीक है, हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे और बाय कर लेंगे। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट क्या होता है, उधारी। उधारी का भी जैसे कैसे होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज से। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी उसका मैच्योरिटी डेट होती है, मान लो 3 महीने की है तो 3 महीने बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रोवाइड हो जाता है। हैगिंग फंक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, मान लो 3 महीने का डिसाइड हुआ है तो फ्यूचर में वो पेमेंट होगी। इसमें डिसाइड हो जाता है कि जो पेमेंट होगी वो करंट जो रेट चल रही है उस पे होगी। मान लो अभी हमारी जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई तो 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें यही रेट रखनी है जब भी पेमेंट होगी। ठीक है, ये रेट चेंज नहीं होगी। मान लो फ्यूचर में अगर $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो गए, 72 रुपीज़, तो पेमेंट इस रेट पे नहीं होगी, पेमेंट इसी रेट पे होगी, वो होती है हैगिंग। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये ध्यान रखना, इसके 3 फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हैगिंग फंक्शन। इन सब की डेफिनेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमारी 2 तरह की मार्केट है, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जिस दिन ट्रांजेक्शन है उसकी 2 दिन के पीरियड में, ठीक है, पेमेंट हो जाती है। वो 2 दिन भी क्यों है, क्योंकि बैंक में चेक को पास होने में 2 दिन लगते हैं। ठीक है, इसीलिए स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई या किसी गुड्स को, जैसे मान लो मैंने खरीदा तो पेमेंट मुझे दे दो, 2 दिन के अंदर अंदर मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। ठीक है,
फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट में जो पेमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होती है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगी तो हमें रेट डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो जो रेट अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, फॉरवर्ड रेट के लिए। मान लो अभी हमारी ये रेट चल रही है तो मैं ये फिक्स कर लूंगा और फ्यूचर में इसी रेट पे पेमेंट करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस रेट पे पेमेंट करूंगा, अगर ये रेट हो जाती है तो मुझे ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये केस रहता है। या अगर रेट ये हो जाए तो मेरा फायदा है, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, ये हमें फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ ये रखना है, वो होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट जहाँ पे हम रेट को फिक्स कर देते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। तो ये हो गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसके फंक्शन और ये काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो और बाकी इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।